सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आउटपुट इनपुट यानी आगत निर्गत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। और डेविड ईस्टन का जो कि राजनीतिक सिद्धांत है वो दुनिया के हर एक राजनीतिक व्यवस्था में पाया जाता है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका किसी की भी हो। हर जगह ये डेविड ईस्टन का राजनीतिक सिद्धांत जो इन्होंने विचार रखे हैं अपने, जो इन्होंने थ्योरी दी है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। और हमेशा याद रखना, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखे थे, ना कि सरकार की व्यवस्था पर। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, सरकारी सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब के तहत सरकारी सिस्टम, सरकारी व्यवस्था काम करती है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्थाओं और व्यक्तिगत, सामाजिक, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। चलिए हम पढ़ते हैं। अब इसमें है पहले कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सरकार, राजनीतिक दल एवं राजनीतिक संस्थाओं के क्रियाकलापों तथा व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा ये डेफिनेशन आपको। अब यही आपकी ये डायग्राम है पूरा डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है ना, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो पर्यावरण, जिसको परिवेश बोलते हैं, है ना। एक समाज में लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं। मांग और समर्थन को क्या बोला गया है, यहाँ पे निवेश बोला गया है। निवेश किया जाता है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। अब इसके अंदर कौन सी मांग पूरी होगी, कौन सी नहीं होगी, इसके अंदर जो राजनीतिक समूह और राजनीतिक व्यवस्था होती हैं वो इसको क्या करती हैं, रूपांतरण देती हैं, यानी पास आउट करती हैं। फिर वो नीति निर्माण बनता है। ठीक है, कुछ मांग ऐसी होती है जो पब्लिक से मांग करती है, अब उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग जो भी बनाने का काम होता है वो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पार्टी ये सब करती हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या हटानी है, ये सब चीज़ें। और पॉलिसी बनाने के बाद यानी कि वो निर्गत का रूप ले लेती है, यानी आउटपुट का। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। आउटपुट बनने के बाद वो कहाँ जाता है, समाज में, यानी कि पर्यावरण या परिवेश जिसे बोलते हैं, जिसे फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक स्पेलिंग, फीडबैक इसे हम बोलते हैं। फीडबैक मिलेगा, फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। और उसके बिहाफ पे ये पूरा ये क्या है, चक्र चलता रहता है। ओके, नेगेटिव होगा तो उसे सुधार किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। अगर अच्छा होगा, उसे समर्थन दिया जा रहा है उस नीति को, तो ये चक्र चलता रहेगा। और ये चक्र जो है निरंतर, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूस चलता रहता है हमेशा, क्योंकि ना मांग ख़त्म होती है ना नीति निर्माण ख़त्म होता है। ठीक है ना, तो मांग आती रहेगी, नीति निर्माण होता रहेगा, फीडबैक मिलता रहेगा और ये चक्र चलता रहेगा निरंतर। ठीक है, आई होप ये कम शब्दों में आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए अब एक एक वर्ड देख लेते हैं इसके अंदर। किसी बच्चे का कमेंट आया था टेलीग्राम पर, तो चलो देख लेते हैं। सन 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पब्लिक सिस्टम में उसने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार क्या है, प्रस्तुत किया था। किसने, डेविड ईस्टन ने। ओके, और जो डेविड ईस्टन जो थे एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे ये। ओके, चलिए इनके हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की जो एक्सप्लेनेशन दी है उसे क्या क्या बोलते हैं। चलो, इनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्णयत यानी कि डिसीजन में बदला जाता है। ठीक है, ऐसा समूह है, ऐसी अंतर क्रियाएँ हैं, ठीक है, जिसके अंदर मांगों को डिसीजन में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का संग्रह करती है। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण यानी कि राइटफुल निर्णय के परिणामों को समाज के लिए बहुत क्या है, महत्व होता है।
क्योंकि तभी तो समाज में सामंजस्य स्थापित होगा। अच्छी चीज़ें होंगी तभी तो समाज संतुलन रूप से स्थापित रहेगा, इसलिए इम्पोर्टेंस तो है। इन परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश होता रहे, यानी कि मांग आती रहे, समर्थन होता रहे, पॉलिसी मेकिंग होती रहे। निवेश में बिना कोई व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मांग नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि काम किस पे करना है, या किस चीज़ पे निर्णय करना है, किस पे पॉलिसी बनानी है, क्या स्थापित करना है, ये सारी चीज़ें। तो विदाउट निवेश कोई काम कर ही नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है। ठीक है ना। उसी तरीके जैसे आप लोग कमेंट नहीं करोगे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, यानी कि अपना रिव्यू नहीं दोगे, तो हम भी कैसे एक्टिव हो पाएंगे वीडियोस बनाने के लिए, समझ रहे हो। इसलिए आप सबका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है, कि जब आप लोगों को अच्छी लगेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो आपकी तरफ से भी तो आता है कि हाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही वीडियोस, ठीक है, तभी तो हम क्या करें, इस काम को कर रहे हैं। अगर हमसे कोई मांगेगा ही नहीं, हमसे कोई कहेगा ही नहीं, तो हम क्यों बनाएंगे, समझ रहे हो। चलिए, निर्गत यानी आउटपुट के बिना कार्य को समझा या पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आपके रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, उसमें कमेंट या सब्सक्राइब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तो हम कैसे समझेंगे कि वीडियो सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त रेखा चित्र के आधार पर यहाँ मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई। जो ये सारी चीज़ें हैं ना, निवेश, मांगे, समर्थन, रूपांतरण, इन सब की चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है नीचे। अब आता है राजनीतिक, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है नीचे। चलो, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश, इसमें इन्वेस्ट की दो बातों की व्याख्या की गई। पहला मांग तथा समर्थन। पहला मांग, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में हर समय असंख्यक अनलिमिटेड इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं, एक्सपेक्टेशंस विद्यमान रहती है, हमेशा चरम सीमा पर रहती है। ये सारी चीज़ें असंख्यक हमेशा मौजूद। इसमें केवल कुछ मांगे जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश कर पाती है और शेष रास्ते में ही खो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सिर्फ वही मांगे पूरी हो पाती है ज़्यादातर जिसे राजनीतिक व्यवस्था पूरा करने में सक्षम होती है ज़्यादातर, या उसे समर्थन भी देती है, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि। ठीक है, बाकी जो बेफालतू की या बेकार होती है, मतलब कि जिनको पूरा करने में सरकार असक्षम है या उसे बेकार मानती है, या फिर सरकार की मंशा नहीं है उसको पूरा करने में, तो वो सब क्या खो जाएगी। ठीक है, या यहाँ पे लिखा है या नियामक तंत्र यानी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा नियंत्रित कर दी जाती है, यानी कि उसे पेंडिंग प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। ईस्टर्न कहता है कि इन मांगों को उजागर यानी क्लियर करने की क्लियर कौन करेगा, ये राजनीतिक दल, समाचार पत्र, हित समूह के आदि के द्वारा किया जाता है। या फीडबैक, लोगों के सलाह मशवरा, या फिर कहते हैं कि अभी नहीं कुछ समय बात करेंगे, ये सब इन सब पॉलिसी पे कौन चर्चा कर रहा होता है, राजनीतिक दल, समाचार पत्र, इन सब के थ्रू होता है। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर आप गवर्नमेंट के पत्रिक जो होती है ना, मैगज़ीन आती है गवर्नमेंट की, ठीक है, इन सब में गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसी क्या क्या तैयार हो रही है, इन सब के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं, समझ आ रहा है। या कुछ ऐसी मांगे जो गवर्नमेंट उसे की मंशा नहीं है या क्षमता नहीं है, समय के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है अभी, या उसमें सुधार करने की चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिसी की होती हैं, यानी मांग जो होती हैं, इनको साइड कर दिया जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। निवेश का दूसरा पक्ष समर्थन है। यह समर्थन अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि देखो निवेश है यानी कि मांग है, हो सकता है वो अच्छी हो सकता है वो खराब हो। ओके, जिस व्यक्ति ने स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, शिक्षा, इनसे संबंधित मांग करी, उनकी पूरी होगी। जिसने इनके अलग कोई हट के मांग करी है ना, हो सकता है जैसे कि सैलरी बढ़ाने की बात कर दी गई कि भाई 20,000 से कुछ नहीं होता, 1 लाख रुपए कर दो, तो हो सकता है
उनकी मांगे पूरी ना हो और वो हो सकता है वो समर्थन ना भी करें। तो इसलिए ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। या किसी ने अच्छे पॉइंट्स उठाए लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी उस मंशा में नहीं है, उस तैयारी में नहीं है, या कैपेबिलिटी ना हो उस टाइम करने की, परिस्थितियाँ अच्छी ना हो, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, नेगेटिव रिव्यू दे सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। व्यक्ति, समूह, विचारधारा, उद्देश्य, संस्था या अन्य प्रकार से व्यवस्था के पक्ष में होना समर्थन कहलाता है। व्यक्ति, समूह, विचारधारा, उद्देश्य, संस्था या अन्य प्रकार की व्यवस्था से अपना समर्थन दे सकता है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समर्थन के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। बिना समर्थन के मांगों का औचित्य यानी योग्यता ही समाप्त हो जाती है। ओके, उसी तरीके से अगर आपका समर्थन नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पे वीडियोस आना भी बंद हो जाती हैं। तो मैं, है ना, जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा या कोई कमेंट करने वाला ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ओके, जैसे आप भी कुछ बनाओ या कुछ भी काम करो, कोई उसको चेकआउट करने वाला ही ना हो, फीडबैक देने वाला ही नहीं हो, तो आप क्यों काम करोगे, सीधी सी बात है। ओके, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। मांगों का रूपांतरण यानी कि संरचनात्मक रूप देना। रूपांतरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निवेश को निर्गत में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि आउटपुट में बदल दिया जाता है, पॉलिसी मेकिंग में बना दिया जाता है। मांगों को व्यवस्था के सामने रखने का कार्य राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। मांगों को व्यवस्था में के सामने रखने का कार्य राजनीतिक दल, दबाव समूह, अन्य प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। सत्ताधारी इन मांगों के आधार पर पक्ष विपक्ष में निर्णय लेते हैं, यानी पार्लियामेंट में सब चीज़ें डाल दी जाती हैं और इस प्रकार मांगों का रूप बदल दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा ही शासकों का समर्थन बढ़ता है या तो घटता है। ठीक है, यानी कि मान लो कोई मांग थी, वो राजनीतिक दबाव समूह इन सब के थ्रू क्या पास आउट हो गया पार्लियामेंट में, वो पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें हो रही हैं और आखिरी में हमें इतना अमेंडमेंट कर दिया, इतने चेंजेस कर दिए कि वो पॉलिसी अलग ही तरीके की बन सकती है, या तो अच्छी बन सकती है, वो बेकार भी बन सकती है। इससे जिसकी जो सत्ताधारी सरकार है वर्तमान में, या तो समर्थन मिल भी सकता है या फिर वो गिर भी सकता है। ये सारी चीज़ें, मतलब कि कोई भी पॉलिसी बनाओ, कोई भी डिसीजन लो, ठीक है, अगर पब्लिक का समर्थन नहीं मिला तो ऑब्वियसली बात है समर्थन पब्लिक का क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा या तो फिर घट जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत यानी आउटपुट। निर्गत उन नियमों नीतियों को कहते हैं जो निवेश के रूपांतरण के पश्चात हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नियम तथा नीतियों को कहते हैं जो निवेश के रूपांतरण, यानी कि वो ये नियम तथा नीतियों को कहते हैं जो निवेश क्या मांग आई उसको रूपांतरण रूप दे दिया गया, अब वो निर्गत बन चुका है, आउटपुट बन चुका है, नीति बन चुका है ना। निवेश को निर्गत में बदलने की व्यवस्था के सामने लाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था इन निवेशों पर निर्णय लेती है और उत्पादित वस्तुओं के रूप में इन्हें बाहर निकाल देती है। इस प्रकार निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किए गए निर्णय होते हैं। पब्लिक ने मांग करी, उसके ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन लिए गए, फिर उसके बाद पॉलिसी बना दी गई। ठीक है, ओके, पब्लिक के थ्रू मांग की गई, फिर वो मांग गई पार्लियामेंट में या राजनेताओं के पास, उन्होंने वार्तालाप किया, चर्चा की, विपक्ष हुआ, उसके बाद एक नीति बना दी गई। ओके, और ये निर्णय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लिया गया है, यानी कि जो भी सरकार है उसके द्वारा लिया जाता है मांग के ऊपर। अब आता है पुनर्निवेश। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करना होता है। पुनर्निवेश क्या है? निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करना होता है, यानी कि जो नीति बनाई है, ठीक है, अब उसका उद्देश्य क्या है? आवश्यकताओं को पूरा करना। आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मांग को पूरा करना। जो मांग किया गया है उसको या समर्थन को पूरा करना होता है। ठीक है, व्यवस्था के निर्गत आउटपुट से सदस्यों की आवश्यकता पूरी या नहीं पूरी हो सकती है या नहीं होती है।
समझ रहे हो? कहने का मतलब पॉलिसी बनाए, हो सकता है वो व्यवस्था लोगों को हो सकता है वो पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, कुछ कमी रह गई हो, है ना। जैसे लोग बाग रोज़गार मांग रहे थे, जल्द से जल्द लोगों को जल्दी रोज़गार मिला करें, तो अग्निपथ स्कीम आ गई। तो इसमें क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, लेकिन इसके बाद क्या है, निकल भी जाएंगे कम समय में। इसके जो भी मतलब हैं, जैसे भी हैं, मैं पूरी तरीके से इसकी कोई सही राय दे नहीं सकता। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। तो जो भी है चीज़ आए, हो सकता है वो समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करती हो, और हो सकता है कुछ की पूरी भी कर रही हो। तो व्यवस्था के निर्गत से लोगों की आवश्यकता पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ओके। जैसे राशन लाया गया, राशन बढ़ा दिया गया, इससे लोगों की आवश्यकता क्या पूरी हो रही है, ये सारी चीज़ें। जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचना अधिकारियों के पास आती है उसे पुनः निवेश कहते हैं। पुनः निवेश का मतलब होता है यहाँ पे फीडबैक, यानी जो पॉलिसी बनाए उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। फीडबैक, कि लोगों की ज़रूरत पूरी हुई है कि नहीं हुई है, सुधार करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। राजनीति व्यवस्था के भीतर संपन्न होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है पुनः निवेश चक्र का, यानी कि फीडबैक चलता रहना चाहिए, क्योंकि इससे राजनीतिक व्यवस्था जनता से व समाज से जुड़ी रहती है, क्योंकि मांग, समर्थन और नीति निर्माण लगातार चलता रहता है तब जब फीडबैक मिलता रहता है, पुनः निवेश होता रहता है। इसलिए इसके द्वारा संपन्न कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्कर संचालित होता है। समझे? अब आता पर्यावरण, यानी कि परिवेश, समाज। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य उप व्यवस्थाएँ जैसे आर्थिक हैं, धार्मिक तरह एक उप व्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगी दल उपव्यवस्थाओं का अनुभव होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। यानी कि आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तथा समाज की पद्धति द्वारा प्रभावित होती है। समझ आया? यानी कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाएंगे उससे समाज प्रभावित होता है। ठीक है, चाहे थोड़े से हिस्से में हो चाहे बड़े हिस्से में हो, लेकिन वो प्रभावित होता है। अब आता है समीक्षा जांच। डेविड ईस्टन का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या निवेश निर्गत विश्लेषण में संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण की भांति फैलाव होने के बावजूद इस पर अगतिशील का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि डेविड ईस्टन का जो सिद्धांत है अगतिशील है। ठीक है, इस सिद्धांत ने पुनः निवेश जैसी धारणाओं को शामिल कर अपने आप को गतिशील सिद्धांत के रूप में पेश किया है, जिसके कारण तुलनात्मक राजनीति क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई है। इसने किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने को मौजूद करने से बनाकर तुलनात्मक विश्लेषण को एक नई अंतर्दृष्टि क्या है प्रदान की है। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या था, एक देश की राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग समय पे तुलना करना या फिर अन्य देश की प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के साथ अध्ययन करना, तुलनात्मक और कंपैरिजन करके सामान्यीकरण नियम और सिद्धांत तैयार करना है। ठीक है, जो सेम सामान्य नियम पाए जा रहे हैं। और डेविड ईस्टन का जो ये इनपुट आउटपुट निर्गत आगत सिद्धांत जो है, ये तो हर देश की राजनीतिक व्यवस्था में तो पाया जाता है, तो ये तो प्रचलित है ना पूरी तरीके से, चाहे कैसी भी हो, तानाशाही सरकार भी हो तो वहाँ भी ये वाला सिस्टम क्या है पाया जाएगा, जहाँ पे पब्लिक मांग करती है, सरकार काम करती है और डिसीजन मेकिंग करती है। अगर चाहे वो कैसी भी सरकार हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो या कम्युनिस्ट हो, कैसी भी हो, अगर वो जनता की बात नहीं सुनेगी तो कैसे शासन चलेगा। तो हर व्यवस्था में वो वहाँ पर पब्लिक की मांगों को सुना जाता। हो सकता है कि पब्लिक की जो डिमांड है उस पर कंट्रोल हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन मिलेगी कि सरकार जो भी व्यवस्थापित है, जो भी सत्ता स्थापित है,
वो अपनी जनता की कुछ ना कुछ मांगों को तो पूरा करेगी, उस पर डिसीजन देगी और नीति निर्माण करेगी, और फीडबैक के थ्रू वो सारा चक्र चलता रहेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत के थ्रू तुलनात्मक राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप सारे इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार करना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इसकी आलोचना में मिलेंगे। इसकी आलोचना में सिर्फ आर्थिक पक्ष को नहीं जोड़ा गया, बाकी तो सारे ही थे ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से मार्क्सवादी इसका समर्थन ज़्यादातर करते नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो तो आलोचना में देखेंगे। ओके, आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि किसी का अस्तित्व खत्म हो जाए या उसका अस्तित्व कम हो जाए। ओके, चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, आपका फीडबैक सब्सक्राइब कमेंट होता है। ओके, चलिए।